आज हमारे साथ हैं बहुत ही सरल, सौम्य, बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर अजय पांडे जी, नमस्कार। फाउंडर ऑफ राजनीति की पाठशाला। थैंक यू। सर, आई एम ऑनर्ड एंड ग्लैड टू थैंक बी यू हियर मैम। विद यू। थैंक यू मैम। सर, बचपन से सुनती आई हूँ, प्राइमरी की पाठशाला होती है, शिक्षा की पाठशाला होती जी है, जी। फिर एक दिन आपसे मुलाकात हुई और सुना राजनीति की पाठशाला भी होती है। तो ये विचार आपको कहाँ से आया कि राजनीति की पाठशाला भी होनी चाहिए? क्या कोई ऐसी विशेष घटना या प्रेरणा थी जो आपको प्रेरित किया? कैसे आपने इस सफर की शुरुआत की? मैडम, मैंने जो अपना सामाजिक जीवन जो है वो छात्र राजनीति से शुरू किया। मैं 96 में जब मैं कॉलेज गया तो उसके बाद जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में उसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर जो इलेक्शन होने लगे स्टूडेंट यूनियन के उसमें लग गया। उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं समय समय पर कुछ ना कुछ मौका मिलता रहा काम करने का। इस पूरे सफ़र में मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और वो प्रतिभाएं मर जाती हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता, वो अपनी प्रतिभाओं को साबित नहीं कर पाते। तो ऐसे मन में विचार था कि कभी ऐसा मौका मिले तो कभी ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें आप तो राजनीति करेंगे ही, समाज सेवा भी करेंगे, आपके साथ साथ और लोगों को भी मौका मिले वो राजनीति में। ये सब बातें मेरे दिमाग में बहुत सालों से थी और उसी को ध्यान रखते हुए फिर अपना राजनीतिक सफर चलता रहा। तो 2017 में हमने राजनीति की पाठशाला की शुरुआत की। ग्रेट। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं जी। हर उतार चढ़ाव हर एक का हिस्सा है, कठिन समय भी आता है। तो आपने अपने व्यवहार को, व्यक्तिगत जीवन को इस राजनीति की पाठशाला के साथ कैसे मैनेज किया? क्या कभी खुद से भी हार मानी है या कभी खुद को चुनौती दी है कि मैं हार नहीं मानूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा? क्या प्रेरणा रही इन सब के देखिए दीपिका जी, ये जीवन है ना, ये सब चैलेंजेस के साथ ही है। आप जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा करने जाएंगे, उतना ही बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार अपने लोग ही बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। साथ रहने वाले भी, जिनको आप प्रमोट करते हैं, जिनको आगे बढ़ाते हैं, वो लोग भी कोई ना कोई आपको ऐसा लेसन दे के चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी राइट। उतार चढ़ाव जीवन में देखा है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। संघर्ष करते हुए देखा है, अपने दादाजी को भी, अपने पापा को भी, खुद भी संघर्ष किया। तो संघर्ष करने में कोई तकलीफ नहीं होती है और मुझे अच्छा लगता है कि हम संघर्ष करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब वो कई लोग कहते हैं कि जब बहुत अंधेरे से जब सूरज टकराता है तब रोशनी होती है, जब सवेरा होता है। तो उसी को ध्यान में रख के हमने शुरू किया और कर रहे हैं संघर्षों को। और मैं तो चाहता हूँ कि संघर्ष और जीवन में चलता रहे तो आदमी एकदम अलर्ट रहता है, ना हार मानता है, ना हार मानने की सोचता है। तो ये सब ठीक है, संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे आपने संघर्षों की बात की है, कहा जाता है कि सोना अगर तपता ही रहे तो किस काम का है, जब उसका फिर गहना कब बनेगा, कब उसका उपयोग हो पाएगा? तो इस अर्थ में आप संघर्ष और सफलता को कैसे देखते हैं? क्या मायने हैं आपके लिए कि संघर्ष चलता ही रहे या एक संघर्ष के लिए कोई एक मंजिल होनी चाहिए कि वहां जाकर रुक जाए और वो सफलता के मायने हैं? तो संघर्ष और सफलता के मायने आपके जीवन में देखिए, क्या है? मैं सफलता का क्या मापदंड है मुझे तो मालूम नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन में बहुत कुछ मिल गया लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनको लगा मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उनके लिए पता नहीं सफलता क्या है। मेरा ये मानना है, मुझसे लोग फोन करते हैं, अजय भाई क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष का मतलब कंटिन्यू लगे रहना ही जीवन है। आपने जैसे कहा कि तपते रहेंगे, आभूषण कब बनेंगे, सोना। देखिए, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, एक किरदार लेके भेजा कि आपको किरदार निभाना, हम वो निभा रहे हैं। बहुत अब वो बढ़िया। उसको साबित करना है कि वो मेरा संघर्ष वो कामयाबी बदला है कि नहीं बदला। लेकिन कंटिन्यू संघर्ष करना मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। संघर्ष क्या है, आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। जब तक रहना है, चलते रहना है, संघर्ष के साथ रहना है। और सच में ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है कि आपने बोला संघर्ष जीवन का हिस्सा होना चाहिए, उसके साथ बढ़ते रहो और सेटिस्फेक्शन सबसे पहले बहुत होना इंपॉर्टेंट चाहिए है। कि संतुष्टि। मेरा भी मानना यही है कि अगर हम संतुष्ट नहीं है तो कोई भी आयाम हम प्राप्त कर लें तो जीवन में जो है हम शांति से नहीं जी पाएंगे। जी जी जी। तो जब ये इतने उतार चढ़ाव हैं और आपने संघर्षों को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है, तो मानसिक शांति के लिए जो आपको मेंटली सुकून देता हो और व्यक्तिगत तौर पर आप अपने जीवन को शांति से जी पाए, तो उनके लिए क्या आपकी दिनचर्या है? देखिए, मैं मित्रों के साथ रहने में बहुत सुकून महसूस करता हूँ। कंटिन्यू ट्रैवल करना, लोगों से मिलना। कई बार ऐसा कभी बहुत जल्दी होती है तो रैपिडो वाली बाइक भी मंगा लेते हैं, तो उस बाइक वाले से भी बात करना कि वो कैसे Great. जीवन जी रहा है।
कभी कैब में जाते हैं, कैब वाले से बात करते हैं, कभी फ्लाइट में जाते हैं तो आमतौर पर देखिए फ्लाइट वाले ये भी लोग अड़ोस पड़ोस में बैठे बात नहीं करते हैं। ट्रेन में तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनसे भी जानने को मिले। और हम लोग साहित्य से जुड़े हैं, तो हमारे साथ कई साहित्यकार लोग भी हैं, जो कवि भी हैं, शायर भी हैं, तो उनके साथ बैठना, कभी कभी शायरी भी कर लेना, कभी कभी कविताएं पढ़ लेना, ये माइंड को बड़ा वो रखता है। और मेरा निजी जो अनुभव ये है कि अगर आपके सराउंडिंग अच्छे मित्र हैं और आपके सराउंडिंग आपके वेल विशर हैं, तो संघर्ष करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं लगता है और आदमी एकदम पीस ऑफ माइंड रहता है। और कभी कभी होता है, कभी कभी आदमी विचलित भी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को थकान भी महसूस करता है, लगता है यार इतना काम कर लिया वो हो। तो कुछ कभी कोई ऐसे 2-4 मित्र हैं जिनके फ़ोन आने के बाद आदमी बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील करने लगता है। वो ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी बात कुछ कह देते हैं, तो आदमी एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो मैं कभी ऐसा मेरे को कभी लगता है तो मैं अपने मित्रों के साथ बात कर लेता हूँ, उनके साथ बैठ जाता हूँ, गपशप मार लेता हूँ। तो ये आपने बड़ा अच्छा टॉनिक अपने जीवन में ढूंढा जी। हुआ है कि कोई परेशानी आए तो जो है दोस्तों से मिलना है और उस परेशानी को जो है हवा में धुएं में उड़ा देना है। जी जी जी। बड़ी अच्छी बात है। अब जब हम संघर्षों की इनकी बात करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जीवन यात्रा में ये ना हो कि ये होना चाहिए था? क्या कभी आपने अपनी तुलना किसी के साथ की है? और तुलना भी मैं नहीं कहूंगी, क्या कभी आपको लगता है कि जो मैं आज हूँ शायद मुझे उससे ऊंचा होना चाहिए था, या जो मैं हूँ मुझे उससे बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था? क्या कभी ऐसे मन में विचार आते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बताया कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी दिल्ली आए, फिर फादर आए, फिर मैं यहीं पैदा हुआ दिल्ली में। फादर हिंदुस्तान टाइम्स में था, तो बहुत ही सामान्य जीवन हम लोग जीते थे। फिर स्कूल में पढ़े, स्कूल से कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद छात्र राजनीति करी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मौके मिले, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। और अपना देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, मेरे राजनीतिक गुरु जो हैं मनिंदर सिंह बिट्टा जी, जब उनके साथ मैंने काम किया। जी, मैंने बचपन की फोटो देखी है आपकी जी, उनके साथ फीट को टच करते हुए। अगर मुझे कोई ये कहे कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं ये कहूँगा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने मनिंदर सिंह बिट्टा साहब के साथ काम किया है। तो आप उनको अपना आदर्श गुरु मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति की पाठशाला के गुरु भी वही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने उनके साथ काम किया, हम लोग 24 घंटे साथ रहते थे। मैं ट्रैवल भी करता था, साहब की फैमिली चंडीगढ़ रहती थी, बच्चे बाहर पढ़ते थे, तो कई बार हम लोग मैं साहब के साथ भी रुका। बहुत सारी बातें उनसे करता था, मैं सवालात बहुत पूछता था, क्योंकि कॉलेज में था, छोटा था उम्र में, मेरे पास सवालात बहुत रहते थे। तो उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां जो है उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनके साथ काम करती थी, उनके साथ मौका मिला। अमिताभ बच्चन जी को भी करीब से देखा, सुब्रत राय सहारा, नरसिम्हा राव, तमाम लोगों को मैंने कहा से। तो मुझे ये लगा कि लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं कभी अपने जीवन से मैं किसी से शिकायत नहीं करता। तो सेटिस्फेक्शन ही आपका मूल मंत्र? हाँ, मैं सेटिस्फेक्शन ही मूल मंत्र समझता हूँ। और देखिए, मैं हमेशा आदमी को कहता हूँ कि भगवान ने सबके लिए चीज तय कर रखी है कि आपको कितनी स्पीड में चलना है, कितना फ्यूल आपके अंदर है, कितनी एनर्जी के साथ आपको काम करना है। अब मैं अपने आप को किसी से कंपेयर करने लगूं कि मेरे साथ पढ़ता था, मुझसे आगे निकल गया, या मैंने कभी उसको मौका दिया, वो मुझसे आगे बढ़ गया, ये कोई किसी को मौका नहीं देता है। आज आपकी वजह से कोई आगे बढ़ता है तो भगवान ने आपको एक मौका दे दिया कि आप कल को वो ये कह सके कि आपकी मेरी वजह से आप आगे बढ़े, या आपकी वजह से मैं आगे बढ़ाऊं। तो ये किसी को श्रेय देने के लिए भगवान करता है कि चलो ये श्रेय तुमको मिल जाए। तो जो ये राजनीति की पाठशाला है, तो हम जो है आपके अनुभव से लगता है कि आप जो है बहुत लोगों के गुरु हैं जो इस पाठशाला में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आपका धैर्य है, अगर मैं आज की युवा पीढ़ी को देखती हूँ, वो युवा पीढ़ी में वो धैर्य, वो पेशेंस नहीं है। वो रातों रात फेमस हो जाना चाहते हैं, वायरल हो जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और शॉर्टकट अपनाते हैं। तो उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं में कैसे स्थिरता है, कैसे वो धैर्य को धारण करें? दीपिका जी, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि शॉर्टकट रास्ता कभी मंजिल को नहीं जाता है, और जो बुलंदी बहुत कम वक्त में आदमी को मिलती है वो बहुत लंबा नहीं चलती है। कुछ टाइम आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ी बन गई। और मैं अक्सर छोटी छोटी उम्र के लड़कों को देखता हूँ, कहते हैं अरे हमने ज़िंदगी बहुत देखी है सर, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। तजुर्बा हमेशा उम्र के साथ आता है। जैसे जैसे उम्र आगे ढलती रहती है, उसमें शारीरिक
परेशानियां भी आती हैं, मानसिक भी आती है, पारिवारिक भी आती है। उस सब के बीच से निकल के जाना, उसके बीच से तप के जाना, उस संघर्षों को करीब से देखना, तब आगे आदमी आगे बढ़ता है। और शॉर्टकट ठीक है, बहुत लोगों को बहुत कम समय बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चलता है। और मैं अपने युवाओं को समझाना भी चाहता हूँ, कई बार मैं उनको बोलता हूँ, समझाता भी हूँ कि बेटा अपने सराउंडिंग लोगों से सीखो कि आपको चीजें मिल तो गई, लेकिन उसको संभालोगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि शॉर्टकट से सफलता मिल सकती है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो अनुभव एक उम्र और एक तजुर्बे के साथ साथ ही आएगा। मिलती, बिल्कुल बिल्कुल। यानी पेड़ से पौधे बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी चलनी चाहिए, तभी जो है फल हाँ, उस पे हकीकत है, सार्थक हो बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये है राजनीति की पाठशाला, ये मंच है और एक पाठशाला है, एक विद्यालय है। तो इसमें युवाओं के लिए क्या भविष्य है? युवा आपसे जुड़ते हैं, क्या उनको आप भविष्य देंगे, या क्या हमारी योजनाएं हैं युवाओं को लेकर, देश को लेकर? क्या आप किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य करते हैं कि ये पाठशाला सबके लिए उन्मुक्त रूप से खुली हुई है? देखिए दीपिका जी, 2017 से हमने राजनीति की पाठशाला शुरू की, 30 जून से, और आज पूरे हिंदुस्तान में राजनीति की पाठशाला का यूनिट है। हमारी कोशिश रहती है कि किसी न किसी कार्यक्रम, किसी न किसी वर्कशॉप, किसी न किसी माध्यम से हम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दें। हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है, किसी राजनीतिक पाठशाला की हम बी टीम नहीं है। हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उस एक्टिविटी में तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब पार्टिसिपेट करती हैं। ग्रेट। उन पार्टी के लीडर्स आते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं कि हमारी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, और जिस विषय पर हम लोग वर्कशॉप सेमिनार रखते हैं, उस विषय में उस पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, उस विषय में वो पार्टी क्या सोचती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरी बात, जो आजकल के युवा हैं जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो स्टडी करते हैं या बहुत कुछ सीखते हैं। आजकल तो आप देखते हैं सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलता है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति राजनीति कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में है, कम से कम उसको उस क्षेत्र की उसका नॉलेज होनी चाहिए। राजनीति बहुत बड़ा विषय है, तमाम सेक्रीफाइस, तमाम शहादत के बाद ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, जितने भी प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है। किसका क्या योगदान रहा है, किस सदी में क्या योगदान रहा है, किस वक्त किस व्यक्ति ने ऐसा क्या काम किया जिससे आज हिंदुस्तान, देखिए, जब पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, हमारे देश की इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं हुई, उसका कारण क्या रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीडर बनते हैं तो आपको भारत की राजनीति का इतिहास मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल जी का क्या योगदान था, इंदिरा जी का क्या योगदान था, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था। एक देखिए, एक प्रधानमंत्री जी के कह देने पर, जय जवान जय किसान का नारा देने पर, कितने दिन, मुझे तो इतना याद नहीं कि वो लोग एक दिन भूखा भी रहते थे या एक टाइम शायद भूखा भी रहते थे, ऐसा भी एक दौर था। लोग प्रधानमंत्री जी की बात को इतना सीरियसली समझते थे। तो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी को जो राजनीति में आना चाहती है, समाज की सेवा करना चाहती है, राष्ट्र की सेवा करना चाहती है, उनको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि पुराने जितने भी राजनेता रहे उनका क्या सेक्रीफाइस रहा है, क्या उन्होंने किस समय पे क्या योगदान दिया है, क्या त्याग किया है जीवन में, तब जाके ये देश बना। अभी हमने योगदान की बात की है। जितना मैं आपको जानती हूँ, आपके जो मित्र है वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और बहुत एक शख्सियत से आप मिलते हैं। और आपने जैसा बताया भी अभी अपने इंटरव्यू में कि जो है आपको तनाव रहित करने में भी आपके मित्रों का साथ सहयोग रहता है। तो ये जो राजनीति की पाठशाला है या आपका जीवन सफर है, क्या इसमें कोई मित्र या परिवार बीच में अड़चन बना है, या कैसे आपकी सहायता की है? क्या आपको मोटिवेट करते हैं या पीछे की ओर खींचते हैं? क्या उन लोगों का क्या योगदान रहा है? दीपिका जी, परिवार का योगदान है जो यहाँ बैठ पा रहे हैं, परिवार का सपोर्ट है यहाँ बैठ पा रहे हैं, मित्रों का सपोर्ट है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं। चंद लोगों से शुरू की थी राजनीति की पाठशाला, आज हजारों लोगों पाठशाला से जुड़े हैं। देखिए, हमारे साथ जितने भी मेरे एज ग्रुप के या मेरे से थोड़े बड़े या छोटे जितने भी लोग, सब परिवार चला रहे हैं, सबके पास पारिवारिक जिम्मेदारी हैं। उसके बाद भी वो समय निकाल के पाठशाला के लिए आते हैं, अपना काम छोड़ के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, समय देते हैं, तमाम राज्यों में घूमते हैं, अपने द्वारा जो मेहनत करके कमाते हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन देते हैं जिससे पाठशाला आगे चल सके। तो कहीं ना कहीं
मित्रों का या साथियों का योगदान है, जिसकी वजह से हम लोग ये सफर जो है इतनी मजबूती के साथ और इतने तरीके के साथ सफर को तय कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान परिवार का भी है और मित्रों का तो है ही। कहते हैं कि मित्र बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे एक दो ही हो, और मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें तनाव और चिंता नहीं, हमें क्या है, एक लक्ष्य की ओर लेकर चले। ये राजनीति की तरफ मैं जाना तो नहीं चाहती, जैसे कहते हैं कि मित्र एक ऐसा हो जैसे ये मोदी जी हैं और अमित शाह, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक प्रधानमंत्री और एक जो है हमारे गृह मंत्री। तो इस तरह के दोस्त हो तो कहते हैं जीवन नैया पार हो जाती है। क्या कोई एक ऐसा दोस्त आपके पास है कि एक आप राजनीति की पाठशाला के बड़े भाई और एक आपके बड़े भाई या छोटे भाई? देखिए, ये तो मोदी जी का सौभाग्य समझ लिए या अमित जी का सौभाग्य समझिए, एक अच्छे मित्र मिले हैं और राजनीति के इतने बड़े शिखर तक वो लोग पहुंच गए हैं, छोटी बात नहीं है। और हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है। बड़े भाई छोटे भाई वाले तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन इतना सच्चा मित्र कोई है? देखिए, अगर मैं किसी को वो क्या बोलते हैं परसेंटेज देने लगूं या नंबर देने लगूं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो आपका मानना है मित्रों की कोई परसेंटेज नहीं होती, हर एक दिल के अंदर होता है? मित्र की, देखिए, मित्र की कोई परिभाषा नहीं है, मित्र का कोई मापदंड नहीं है। हर मित्र की हर मित्र का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। कोई आपको लिख के मदद कर रहा है, कोई आपको आर्थिक मदद कर रहा है, कोई शारीरिक मदद कर रहा है, सबका योगदान है। देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ, जब इमारतें बन जाती हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, अरे कितनी खूबसूरत इमारत है, लेकिन उस इमारत को बनाने में कितने लोगों ने संघर्ष किया होगा, कितने लोगों ने तसला ढोया होगा, कितने लोगों की जान भी चली जाती है कई बार बिल्डिंग बनाने में, कितने लोगों का पसीना बहा हो, तब जाके इमारत खड़ी होती है, तब हम उसको खूबसूरत कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन मित्र मित्र ही होता है बस। अब वो कितना करीब है उसका कोई मापदंड नहीं है। देखिए, हम आज मोदी जी और आपने अमित जी की बात करी, ये लोग सक्रिय राजनीति में, तो इससे लगता होगा कि ये बहुत अच्छे मित्र हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हों उनके मित्र जो शायद राजनीति में ना हो, लेकिन अदृश्य हैं, हाँ, जो दिख नहीं रहे, लेकिन वो इससे भी ज्यादा मजबूती के साथ उनके फाउंडेशन हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसे है राजनीति की पाठशाला में इतने लोग हैं। कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे से मदद करते हैं, कार्य कर रहे हैं। जी जी। अभी हमने आपसे आपकी जीवन यात्रा के बारे में जाना, संघर्षों के बारे में जाना, परिवार दोस्तों सबके बारे में जाना। अभी राजनीति की पाठशाला संघर्षों के साथ आप चल रहे हैं, भविष्य में इसकी क्या योजनाएं परियोजनाएं हैं, किन पर आप कार्य कर रहे हैं, कैसे वो कार्यान्वित होंगे और कैसे कैसे उनसे जो है युवाओं को और समाज को लाभ मिलेगा, उस पर आप थोड़ा सा अच्छा सवाल आपने पूछा विचार कीजिए। जी। जैसे बताया कि 30 जून हमने 2017 को पाठशाला शुरू की, फिर धीरे धीरे सफर तय किया, तमाम स्टेटों में हमने एक्टिविटीज की। महिला युवा दिवस का कार्यक्रम हम लोग मई में करते हैं, फिर मार्च में हम लोग जो है महिला दिवस का कार्यक्रम करते हैं। 15 अक्टूबर को कलाम को सलाम राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। फिर हम लोग संविधान दिवस नवंबर में, पिछले साल हमने जो है रतन टाटा जी की लेगेसी के ऊपर भी बड़ा लेक्चर रखा था। ये तो हम लोग नेशनल लेवल पे कर ही रहे हैं। उसके अलावा अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग विधानसभा वाइज जो है, असेंबली वाइज कुछ इस तरह के वर्कशॉप चालू करें, जिसमें युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, युवाओं का या महिलाओं को। कुछ ऐसा कैंपेन हम चलाना चाह रहे हैं कि हम लोग उस विधानसभा में जाएं और कैंपेन चलाएं कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र को लीड करना चाहता है या भविष्य में कल नेता बनना चाहता है या समाज में सक्रिय रूप से आना चाहता है, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। फिर उसमें से लोग आएंगे, उन लोगों को हम लोग मौका देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, पूरे दिन का वर्कशॉप करेंगे। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी पीछे भी बोला कि राजनीति का इतिहास क्या है, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि आजकल के लीडर्स जब डिस्कस करते हैं तो उनके भाषण में वो कंटेंट नहीं होता है, उनके भाषण में वो कोट्स नहीं कर पाते कि इस समय में किसी ये लीडर ने क्या किया, क्या नहीं कर पाया। वो सब बताएंगे समय समय पर क्या क्या उतार चढ़ाव है राजनीति में, उस वर्कशॉप में होगा। उस वर्कशॉप को तैयार करने के बाद फिर हम उनको बड़े बड़े मंचों पे लेके जाएंगे, उनको मंचों पे बोलने का मौका देंगे, उनको डिबेट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे। इस तरह की परियोजनाएं हम लोग बना रहे हैं युवाओं के लिए भी और महिलाओं को। देखिए, जिस तरह 33% आरक्षण की बात में पार्लियामेंट में महिलाएं आएंगी, 33% में क्या होता है कि जब पुरुष, मेरी सीट रिजर्व हो गई लेडीज, तो मैं क्या कहूँगा, अपनी पत्नी को ले आऊंगा, लेकिन वो हाउस वाइफ है, लीडर में हूँ लेकिन वो पत्नी को ले आऊंगा, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लीडरशिप मरती है। तो और कहीं ना कहीं
लीडर कमी होने की वजह से या महिलाओं का पार्टिसिपेशन राजनीति में कम होने की वजह से ये घरेलू महिलाएं जो है आ जाती हैं, क्या बोलते हैं इनको, नेता पत्नी आ जाती हैं, इसलिए वो चीजें फुलफिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति की पाठशाला एक प्लेटफॉर्म लाएगी, महिलाएं वो राजनीति को समझें, जाने, पुरानी योगदान सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी जी हो, चाहे हमारी वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा जी, या शीला दीक्षित जी रही हूँ, या सोनिया जी, इन लोगों का क्या योगदान रहा है, कितनी मेहनत के साथ इन्होंने नेशन डेवलपमेंट में काम किया। महिलाओं का एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है कि इन लोगों, अगर ये लोग भी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए हम लोग तैयार करेंगे, असेंबली वाइज बोलेंगे, अपनी यूनिट्स को बोलेंगे, वो बुलाएं, ऐसी वर्कशॉप करें, ऐसे सेमिनार करें जिससे युवा आएं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें। ये बहुत अच्छे विचार आपने दिए हैं कि महिलाएं क्या है, पति के बलबूते जो है प्रवेश कर जाती हैं राजनीति में, लेकिन राजनीति की एबीसीडी उनको नहीं मालूम होती है। तो ये राजनीति की पाठशाला इस कार्य की ओर आगे बढ़ रही है। अभी आपने जैसे बताया कि अभी आपने युवा दिवस जनवरी में सेलिब्रेट किया था, आपने युवाओं को बुलाया, उद्यमी युवाओं को बुलाया, उनको सम्मानित किया। अभी मार्च में ही मैं भी उसका एक हिस्सा थी। आपने नारी संगम में नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान दिया, और अभी आगामी हम देख रहे हैं 25 मई को हमारा संविधान हमारा अभिमान, ये आपने जो रखा हुआ है। और इस तरीके से आप आयोजन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, इसके पीछे का आपका क्या मोटिव है? देखिए दीपिका जी, मैंने व्यक्तिगत एक अनुभव है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अगर आप कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो कुछ दिन के बाद आप छोड़ यार, आप करते हैं लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैं देखता हूं कि आप छोटा सा भी काम करें या बड़ा सा काम करें, कोई आपकी पीठ थपथपा दे, अरे आप अच्छा काम कर रहे, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एक एनर्जी मिलती है, आप और जो है फोर्सफुली सोशल वर्क करते हैं। हमारा मकसद भी यही रहता है। हम युवा दिवस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर जो कार्यक्रम करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि युवाओं को हम लोग फेलिसिटेट करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे आप समाज सेवा के क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे आप खेल के क्षेत्र में कर, जिस भी क्षेत्र में काम करें, चाहे आप न्याय विधि के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो जब आप उन युवाओं को बुलाते हैं, उनको एक मंच देते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं और उनको जब आप अप्रिशिएट करते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो जाके उनको एक अच्छी मोटिवेशन आती है, उसको लगता है कि ये जो सम्मान मिला मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। और मैं अक्सर जब हम लोग इवेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको सम्मान जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे रख रहे हैं कि आपको जो सम्मान मिला है इसके साथ आपको जस्टिफिकेशन करना है, आपको इसके साथ न्याय करना है कि हमने आपको सम्मानित कर दिया, तो आपको इस कंटिन्यूटी में इस तरह के कार्यक्रम को करना है और इस तरह की एक्टिविटीज करना है। ये हम लोग युवा दिवस पे युवाओं को करते हैं। साथ में जो शक्ति संगम की जो आपने चर्चा की, इस बार जो शक्ति संगम कार्यक्रम महिला दिवस के आयोजन किया गया जयपुर में, उसमें हमने 51 महिलाओं को सम्मानित किया। उसके बाद 7 को ही उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जौनपुर में उन्होंने 21 महिलाओं को सम्मानित किया। उसी महीने इस कार्यक्रम में आप भी आए, 21 मार्च को हमने शक्ति संगम सेम नाम से दिल्ली में भी किया, उसमें 31 महिलाओं को सम्मानित किया। हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया कि आप आइए, अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए, अगर आपके अंदर नेतृत्व की ताकत है या नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप उसको साबित कीजिए, तो उनको मोटिवेशन मिलता है। महिला का मतलब ये नहीं कि उन्हें घर संभालना है या बच्चे ही देखने हैं या बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी पे है। बच्चा अच्छा काम कर ले तो फादर उसका वो लेते क्रेडिट, और बच्चा कोई गलती करता तो माँ को कहते हैं कि तुमने संस्कार ठीक नहीं दिए, तुमने ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं तो सब सारे दिन बाहर रहता हूँ, तुम्हें देखना चाहिए। वो महिलाएं कितनी जिम्मेदारी के साथ कितने किरदार निभा रही है, उसको जब आप सम्मानित करते हो, जब उनको अप्रिशिएट करते हो तो उनको अच्छा लगता है। सम्मान ठीक है, हमारा सम्मान कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है कि हमारा सम्मान लेके कोई बहुत बड़ी किसी को उपलब्धि मिल जाएगी या बहुत बड़ा उसको मोटिवेशन मिल जाएगा, लेकिन छोटी छोटी कि माना कोई जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम की गुजरे देर से, हम उस वाली भावनाओं को लेकर हम लोग ये करते हैं। और अभी जो 25 मई को जो कार्यक्रम गुड़गांव में हमारा हो रहा है, हमारा संविधान हमारा अभिमान, देखिए हमारा जो संविधान है भारत का, वो विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। और उस संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे, कितना रिसर्च हुआ, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी ले लीजिए, हमारे अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे तमाम
लोगों ने रिसर्च किया, तब जाके इतना खूबसूरत संविधान बना। इतनी भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं, इतने इतने पर्व हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी जातियां हैं, उस सबको ध्यान में रख के इतना खूबसूरत जो संविधान जो हमारे देश का बना, जिसका एग्जाम्पल पूरे विश्व में दिया जाता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम राजनीति की पाठशाला के प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं कि ऐसी क्या खूबसूरती भारत के संविधान में है, जिससे हम गर्व फील करते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इतना खूबसूरत हमारा संविधान है। इसीलिए हम हर साल हमारा संविधान हमारा अभिमान कार्यक्रम करते हैं। उसमें जो मेन जो बिंदु हैं संविधान के, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो महिलाओं का अधिकार की बात है, जो हमको बोलने का जो अधिकार है, सब चीजें हमारी क्या क्या खूबसूरती हैं, क्या क्या डिफरेंस हमारे संविधान में दूसरे संविधान में, उस पर लोग चर्चा करते हैं। अपने अपने विचारों के माध्यम से जो शिक्षक है, वो शिक्षक अपने एंगल से बताता है कि हमारे संविधान में ऐसा क्या है। जो चिकित्सक है वो अपने एंगल से बताता है। जो खिलाड़ी है वो अपने एंगल से बताता है कि हमारे हिंदुस्तान के में जो संविधान की क्या खूबसूरती है। और उसमें हम लोग कुछ लोगों को फेलिसिटेट भी करते हैं कि आप जो लोग अच्छा संविधान को जो बचाने का काम कर रहे हैं, जो संविधान को की खूबसूरती को निखारने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं हमारा संविधान हमारा अभियान के माध्यम से। और वो आयोजन हम लोग 25 तारीख को जो है गुड़गांव में कर रहे हैं। बहुत खूब सर। मैं साइकोलॉजी से आती हूँ, मास्टर्स और पीएचडी दोनों मेरे साइकोलॉजी में हैं। जी। तभी डॉक्टर कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जाने अनजाने आप राजनीति की पाठशाला में, मेरा तो ये मानना भी है, पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजी है। जी। जो आपने पुरस्कार और सम्मान की बात की है कि सम्मान से उनकी पहचान है और सम्मान दो तो वो और आगे बढ़िया कार्य करेंगे। तो ये साइकोलॉजी का हिस्सा है। पहले पुरस्कार और दंड चलता था कि पुरस्कार और दंड की जो एक हमारी प्रक्रिया थी कि उसके आधार पर बच्चा कार्य करता है। फिर पुरस्कार और प्रशंसा पर वो आ गई कि प्रशंसा और पुरस्कार से व्यक्ति वो कार्य भी कर जाता है जो वो उसके अंदर वो क्योंकि विवेकानंद जी ने भी बोला है कि हमारे अंदर शक्तियां हैं लेकिन वो सुषुप्ता अवस्था में रहती हुई होती हैं। गुरु का कार्य होता है वो उनको जगा देता है और वो पूर्ण रूप से 100% काम करते हैं। तो वो कार्य आप कर रहे हैं कि जिनकी सोई हुई शक्तियां भी हैं, प्रशंसा और पुरस्कार से आप उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं। सच में ये कार्य अपने आप में बहुत अनूठा है। एक तो राजनीति की पाठशाला ही अपने आप में अनूठी है, दूसरा जो प्रशंसा और पुरस्कार वाला आपका कार्य है युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने का, वो भी प्रशंसनीय है। सर मैं बहुत आभारी हूँ और आपसे मिलकर आपसे बातचीत करके सच में मुझे लगता है एक बहुत प्रेरणादायी संदेश ये जा रहा है। धन्यवाद।